दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है, कंपनी ने कुछ नए जॉइंट वेंचर्स बनाए अलग अलग कंपनियों के साथ मिलके। कंपनी अपने बिजनेस को लेकर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो कंपनी जिस तरह से बिजनेस अपना बढ़ा रही है, लगातार कंपनी को ऑर्डर प्राप्त हो रहे, वैसी शेयर की प्राइस नहीं बढ़ी है। पिछले साल 1.5 साल में देखिए स्टॉक अपने हाई प्राइस से आधी कीमत से भी नीचे। ऐसे में क्या आगे की संभावना बन रही है, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि कंपनी के अंदर सरकार की होल्डिंग 86% है, जिसको पब्लिक लिस्टेड कंपनी के जो रूल्स के तहत 75% पे लाना होगा। गवर्नमेंट को इसकी होल्डिंग बाजार में रिलीज करनी होगी, करीब 11% ओएफएस लाया जा सकता है। तो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, करीब 80,000 करोड़ रुपीज के ओएफएस आ सकते हैं आने वाले समय। तो क्या है आगे की संभावना, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आरवीएनएल के कारोबार की बात करें तो 313 पर इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहां पे 2.09% की तेजी देखने को मिली। तो काफी अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक आज। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि शुरुआत कमजोर हुई थी 305 पर, क्लोजिंग कल 306 के आसपास थी। इंट्राडे में 303 का लो भी बना। लेकिन अच्छी बात है कि निचले लेवल से खरीदारी लौट के आई, जिसकी वजह से इसने इंट्राडे में 313 का हाई बनाया, यानी लगभग निचले लेवल से 10 रुपए का जंप देखने को मिला। और ये अच्छी बात है कि अपना ये जो 52 वीक का लो है उसको आज इसने तोड़ा नहीं है, वहीं से बाउंस बैक दे दिया जो 301 का बना है। यानी एक तरह से बॉटम बनता हुआ दिखा दे रहा है। स्टॉक यहाँ से आगे बढ़ सकता है क्योंकि 447 इसका 52 वीक का हाई है, और जबकि इसका अगर ऑल टाइम हाई देखे तो 647 का है। तो काफी नीचे है स्टॉक, और इसीलिए उम्मीद है कि यहाँ से बेहतर करेगा आने वाले समय। यहाँ पे डिविडेंड की बात को, कंपनी 0.46% का डिविडेंड पे आउट करती है और अच्छे डिविडेंड मिलते हैं पीएसयू स्टॉक के अंदर, इसीलिए लोग यहाँ पे खरीदारी करते हैं पीएसयू स्टॉक के अंदर। यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, आरबीएनएल ने यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है टेक्समो रेल के साथ में। तो ये जॉइंट वेंचर्स बना है और इसका मकसद है कि नेक्स्ट जनरेशन रोलिंग स्टॉक जो है काम के लिए, और आप देखें तो अपने ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ाना चाहते हैं ईपीसी प्रोजेक्ट के अंदर। तो टेक्समो के अंदर इसमें 49% की स्टेक है, और बाकी की स्टेक अगर वो आरवीएनएल के पास है तो ओनरशिप होगी वो आरवीएनएल के पास होगी। आप देख ही सकते हो 51% की उनकी हिस्सेदारी है, और दोनों मिलके अब ये आने वाले समय कुछ बड़े प्रोजेक्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो ये देख सकते हो कि दोनों ने पार्टनरशिप की है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और न्यू दिल्ली के अंदर इसका आप देखें एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो अब आप देखें अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और बढ़ाएगा कंपनी इस जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से। कंपनी आने वाले समय कुछ नए प्रोजेक्ट और करेंगे, और इंडिया के अलावा ग्लोबल मार्केट में भी तेजी से कंपनी आगे बढ़ेगी। तो इस जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से देखें तो यहाँ पे जो लाइफ साइकिल मेंटेनेंस और एसेट मैनेजमेंट का कंपनी काम करेगी, और लार्ज स्केल में ईपीसी प्रोजेक्ट कंपनी करेगी। तो एक बहुत बड़ा मकसद आने वाले समय कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे इंडिया इस समय देखे तो एक ग्लोबल हब बनने जा रहा है रोलिंग स्टॉक के अंदर, और इसमें जो बड़ा रोल है वो आरबीएनएल का है। इसीलिए आरबीएनएल ने यहाँ पे नए नए जॉइंट वेंचर्स बनाने शुरू कर दिए। नई टेक्नोलॉजी के दम पे आने वाले समय सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि विश्व के बाजार में भी अपना एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़ाने की तैयारी कंपनी शुरू कर रही है। तो एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है। आने वाले समय इंटरनेशनल सेफ्टी के लिए भी कंपनी फोकस कर रही है। बहुत सारे नए प्रोजेक्ट कंपनी शुरू करेगी। आप देखें कुछ नए कॉरिडोर्स बनाने के लिए इंडिया में भी इस समय आगे संभावना बन रही है। तो यहाँ पे इस जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से देखें तो इस समय कंपनी के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, जिसमें आप देखें तो पूरे एशियन कंट्रीज के अंदर, इसके अलावा अफ्रीका में और मिडिल ईस्ट में कंपनी अपने पैर पसार सकती है। तो बिजनेस बढ़ाएगी अब कंपनी, और इसीलिए कंपनी आने वाले समय एंड टू एंड सर्विस सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। तो कंपनी आप देखो कि इसमें डिज़ाइन से लेके हर तरह के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना और उसको ज़मीन पे उतारने का काम टेक्समो रेल और यहाँ पे आरवीएनएल मिलके करेगी। तो एक विकसित भारत का जो सपना है 2047 का, उसको पूरा करने के लिए विश्व के मार्केट में अब आगे बढ़ने की तैयारी कर ली है आरवीएनएल है। ये आरवीएनएल के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है।
एक और जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, आरवीएनएल और पे जीटीपी इंफ्रा ने एक जॉइंट वेंचर्स बनाया है और इस जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से इनको 1201 करोड़ रुपीस का एक प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ है नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से। तो यहाँ पे देखिए रेल विकास निगम लिमिटेड और यहाँ पे जीटीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट को एक एलओए प्राप्त हुआ है नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से, जिसमें डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन का टोटल काम है। तो ये न्यू रेलवे लाइन बिछानी है, देखो कि इसमें 11 गंगा रिवर पे ब्रिज होंगे, 50 मीटर का डाउन स्ट्रीम का जो कामकाज होगा और बहुत सारे नए ब्रिज जो पुराने उसको भी बदलना है। तो ये सारा काम कंपनी करेगी इस पार्टनरशिप के माध्यम से। तो ये सारा प्रोजेक्ट जो होगा देख सकते हो कि नॉर्दर्न रेलवे के अंदर होगा वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और इसकी प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो 1,201.35 करोड़ के आसपास है और इसमें जो शेयर है आरवीएनएल का वो 60% है। तो अब देखें तो मेजर स्टेक होल्डर यहाँ पे आरवीएनएल है और हर जॉइंट वेंचर्स में बड़ा हिस्सा आरवीएनएल के पास ही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आरवीएनएल के लिए गोल्डन पीरियड शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें तो 112 पर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 1.26% की अच्छी तेजी देखने को मिली। तो शुरुआत हल्की सी गिरावट के साथ हुई, उसके बाद में 110 का लो बनाया, उसके बाद में इसने तेजी बढ़ते और 112 तक चला गया। खरीदारी दिख रही है, आप देख लो कि 108 इसका 52 वीक का लो है, जो भी इसने फिलहाल उसको मेंटेन रखा हुआ है। यहाँ से एक बाउंस बैक बना है, 148 52 वीक का हाई है। तो स्टॉक अभी काफ़ी नीचे है क्योंकि 229 तो इसका ऑल टाइम हाई बना हुआ स्टॉक, आप समझ सकते हो यहाँ से बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। और कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड पे आउट करी है, 1.64% का डिविडेंड पे आउट किया है। लगातार अच्छा डिविडेंड दिया, अभी तक 8 रुपीज़ का डिविडेंड कंपनी दे चुके हैं आईपीओ आने के बाद 2-3 सालों में। ऐसे में उम्मीद काफ़ी ज़्यादा इससे। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट करीब 80,000 करोड़ रुपीज़ के रेलवे जो पीएसयू स्टॉक है उसमें अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। तो फाइनेंशियल 2030 तक कंपनी 80,000 करोड़ रुपए की रकम खड़ी कर सकती है ओएफएस के माध्यम से। तो बहुत सारी कंपनियों में ओएफएस लाने की तैयारी कर रही है सरकार। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस समय देखें तो एसेट मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है और आप देख सकते हो कि इन्होंने यहाँ पे इस समय जो एसेट मोनेटाइजेशन कमेटी के जो चेयरमैन है, कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन, उनकी तरफ से ये बयान निकल कर आया कि सरकार आप देखें तो आने वाले समय कुछ ओएफएस ला सकती है। तो यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है कि मल्टीपल ओएफएस आ सकते हैं। तो ये देख सकते हो कि ओएफएस जो है पीएसयू स्टॉक के अंदर लाए जाएंगे। तो जहाँ पे देखें कि हिस्सेदारी बट ज़्यादा है उसको कम किया जाएगा। तो बिल्कुल आप देखें सरकार काफ़ी सारा फंड रेज करने चाहती है रेलवे शेयरों से। अब हिस्सेदारी बात करें तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सरकार की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, 86.36% है। इसको 75% पे लाना होगा। इसका मतलब ये है कि 11.36% की और ओएफएस आ सकती है। रेल विकास निगम लिमिटेड फिलहाल तो देख सकते हो कि 72.84% की होल्डिंग है, लेकिन फिर भी सरकार यहाँ पे ओएफएस के माध्यम से हिस्सेदारी और बेच सकते हैं। आरआईटीएस के अंदर भी 72.2% की हिस्सेदारी सरकार की है और इरकॉन इंटरनेशनल में 65.17% की हिस्सेदारी है सरकार की। रेल टेल कॉर्पोरेशन में 65.17% की हिस्सेदारी है। इसके अलावा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन में भी 62.4% की हिस्सेदारी है गवर्नमेंट की। इसके अलावा कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भी 54.8% की हिस्सेदारी है। तो इस पर सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी आईआरएफसी की है। इस हिसाब से लग रहा है कि सबसे पहले आईआरएफसी का ही ओएफएस आएगा। जो इस बार जो रेलवे मिनिस्ट्री को सेकेंड हाईएस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर एलोकेशन हुआ है 2.78 ट्रिलियन रुपीज़ का 2026-27 के लिए, काफ़ी बड़ी अमाउंट में। और यहाँ पे सरकार का जो टारगेट है कि आने वाले समय 2.5 ट्रिलियन एसेट मोनेटाइजेशन का टारगेट लेके कंपनी आगे बढ़ रही है, जिससे सरकार को काफ़ी बड़ी रकम मिलेगी जिसका इस्तेमाल अपने का दूसरे कामकाजों के लिए करेंगे, क्योंकि रेलवे में काफ़ी सारा खर्च भी करना है। तो साथ यहाँ पे जो पीएसयू लिस्टेड कंपनी है उनका जो मार्केट कैप है वो 3.5 ट्रिलियन रुपीज़ के आसपास है। गवर्नमेंट यहाँ पे अगर 20% की हिस्सेदारी डायलूट करती है तो 70,000 करोड़ रुपीज़ की रकम सरकार को मिल सकती है। अब यहाँ पे अगर हम आईआरएफसी की बात करें, कंपनी के विजन काफ़ी बड़ा है। कंपनी आने वाले 3 से 5 सालों में अपना जो एयूम है वो 5 लाख करोड़ तक करने की तैयारी लेके चल रही है, जिसपे कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लिया है। कंपनी अब लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स और रिन्यूएबल सेक्टर में भी तेज़ी से अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। कंपनी का एम है कि 60 से 40% के पोर्टफोलियो को स्प्लिट किया जाएगा, जिसमें 60% रेलवे का होगा और 40% दूसरे अलग-अलग सेक्टर में होगा। 2030 तक उस हिसाब से कंपनी आगे बढ़ेगी और करीब 50,000 करोड़ भी इसका यहाँ पे फंड रेज किया जाएगा अपने इंफ्रा प्रोजेक्ट को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए। ये सारी बातें साबित करी है कि आईआरएफसी का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले
अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।